आज का थोड़ा सा मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा। इसका नाम है, बड़ा गंदा नाम है इसका, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इसका मतलब समझते हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मैरिटल मतलब होता है शादी, एक्स्ट्रा मैरिटल मतलब शादी से बाहर अफेयर। जब शादीशुदा औरतें होती हैं, मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल, शादी, हस्बैंड वाइफ की शादी हुई है तो वाइफ का या हस्बैंड का किसी और के साथ अगर रिलेशनशिप है तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हाँ, ये पिक्चरों में देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, मजाक लगता है, लेकिन जब घर में अपने साथ होता है तो ये जान ले लेता है। एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल, मराई। नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। इसी में लिख ले रहे हैं, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिखिए लिखिए लिखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जब फिल्मों में आता है तो हमको हंसी आती है। उसका, लड़के का, शादी के बाहर, हाँ, शादी के बाहर आपको रिलेशनशिप जो है, शादी इसलिए की जाती है ताकि एक लड़की या एक लड़के के साथ आप रिलेशनशिप करें, लेकिन जब उसके बाहर किसी और से प्यार होना शुरू हो जाता है तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल। इसके लिए थोड़ा सा आपको हिस्ट्री जरूर जाननी पड़ेगी कि शादियां हुई कैसे चालू इंडिया में। जहां तक मैंने पढ़ाई की है, बताया जाता है कि आज से 5000 साल पहले किसी साधु को बहुत दुख हुआ कि उसकी मां किसी और के साथ चली गई। उस जमाने में 5-6 हजार साल पहले, अब पता नहीं राम जी के टाइम की, कृष्ण के टाइम की, किसके टाइम, गंधर्व विवाह हुआ करते थे। गंधर्व विवाह, उसमें क्या होता था, औरत या आदमी भगवान को साक्षी मानकर, आग को साक्षी मानकर, पेड़ को साक्षी मानकर, नदी को साक्षी मान के एक दूसरे को पति पत्नी मान लेते थे और जिंदगी बिताते थे। और अगर 5 साल बाद या 10 साल बाद उनको बच्चे हो गए, बच्चे थोड़े बड़े हो गए और उनको किसी और से प्यार हो गया तो तुरंत उनका एक तरह का अलगाव हो जाता था। ये अब नया वर्ड आया है, डिवोर्स। उस समय डिवोर्स वगैरह नहीं था, नहीं नहीं। मान लीजिए हम दोनों की शादी हुई है और 5 साल बाद हमको किसी और से प्यार हो गया तो फिर हम आपको छोड़ करके उनके साथ चले जाते थे। नहीं नहीं, उस समय शादी नहीं होती थी, वो ऐसे ही था कि ठीक है हम दोनों साथ में रहेंगे। तो उस लड़के को बहुत टॉर्चर हुआ कि मेरी मां मेरे पिताजी को छोड़कर चली गई, तो उसने डिसाइड किया कि मैं एक सोशल सिस्टम बनाऊंगा जहां पर हर बंदे को शादी का मौका मिले, कि अपनी वाइफ के साथ जिंदगी भर रहने का मौका मिले। तो उसने धीमे धीमे शादी का कल्चर, कहा जाता है, उसका नाम भी नहीं पता है, चालू किया। इससे फायदा यह हुआ कि सोसाइटी में सबके लिए मौका आ गया, अपॉर्चुनिटी आ गई। नहीं तो पहले क्या होता था, जो अमीर है, जो ताकतवर है, उनके पास 100-100 बीवियां होती थी और गरीब बेचारे, उनको बीवियां मिलती नहीं थी। तो उस सोशल रूल से, सोशल रूल है ना, ये हो गया कि भाई सबको एक एक वाइफ मिलेगी। लेकिन उसका खतरा भी हुआ, मोनोगैमी। मोनोगैमी मतलब एक पत्नी व्रता या एक पतिव्रता होना, मोनोगैमी। हाँ, ये चीज आदमी के लिए नेचुरल नहीं है। एक पत्नी व्रता, एक पतिव्रता, कि हम एक ही के साथ सोएंगे, ये चीज आदमी के लिए नेचुरल नहीं है। खाली एक ही जानवर है जिसके लिए नेचुरल है, ऊंट के लिए कहा जाता है कि ऊंट जिसके साथ रहता है उसी के साथ हमेशा रहता है। हाथी, कुत्ता, बिल्ली, शेर, ये सब मोनोगैमस नहीं होते। मोनोगैमस मतलब एक ही के साथ रहे। ऐसे ही आदमी का भी जो माइंड है वो इसलिए डिजाइन नहीं है कि वो एक वाइफ के साथ जिंदगी भर बिताए जिंदगी। वो इसलिए ऐसा है क्योंकि उसने अपने आप को, सोसाइटी को रूल से बांधा है, और उस रूल का नाम है शादी। और हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, रूल और लॉ में डिफरेंस क्या है। रूल टूट सकता है, लॉ टूट नहीं सकता। लॉ मतलब गुरुत्वाकर्षण का लॉ, एक मजबूत फोर्स है,
हम कहें कि नहीं आज के लिए बिजली तार से न गुजरे और लगा दें तो करंट आएगा ही आएगा। हम कितना भी चाहें कि करंट न चले, तो करंट एक लॉ है। पानी जो है 100 डिग्री पर ही उबलेगा, ये लॉ है। और जो भी चीज पानी से भारी होगी अगर पानी में डाल देंगे तो डूब जाएगी। उनका नाम लॉ है क्योंकि वो चाहते हैं कि ये चीज तोड़े ना कोई, वो गवर्नमेंट के लॉ है। लेकिन असल में देखा जाए तो वो एक सख्त रूल है। लॉ खाली उसको ही कह सकते हैं जिनको सिद्धांत है, जिसको तोड़ नहीं सकते आप। ये मैन मेड आदमी के बनाए हुए रूल है जो हम लोग उसको सख्त बनाना चाहते हैं, इसलिए लॉ बोल देते हैं। उसका नाम इसलिए लॉ रखा है कि ताकि वो कोई तोड़े ना, लेकिन सभी तोड़ते हैं। तो मैरिज जो है वो लॉ है नहीं, उसको हम लोग ने बनाया है लॉ। लेकिन ये लॉ आदमी के ब्रेन से के खिलाफ है। आदमी का ब्रेन सुबह एक को पसंद करता है, दोपहर को दूसरे को, शाम को तीसरे को। क्यों? क्योंकि आदमी का ब्रेन बना किससे है? IESM से। आई सेंटर चीजों को समझता है, ई महसूस करता है, एस बॉडी की जरूरतों को पूरी करता है। बल्कि ज़नोंगा में एक वर्ड है एटाविस्टिक, भी आप पढ़ेंगे जब आपके पास टूल आएगी। जो एस सेंटर है वो एटाविस्टिक पास्ट से बना है। हजारों करोड़ों साल पहले हम सब जानवर थे, तो उस जानवर से ये जो शरीर हमारी बनी है ना, ये भले हम आज बैठ करके शर्ट पहने हैं, कुर्सी बैठे हैं, लेकिन असल में तो ये बॉडी तो जानवर ही है। क्योंकि जब इसको जोर से भूख लगेगी तो वो देखेगा नहीं कि किसके प्लेट में किसका खाना है, वो खा जाएगा। हमारे अंकल हैं, उन्होंने उनकी गर्लफ्रेंड से उनकी शादी नहीं हो पाई, तो उस लड़की की शादी किसी और से हो गई थी। तो उन्होंने उनकी जिंदगी भर शादी नहीं की, अपने पिताजी का सारा प्रॉपर्टी बेच दिया और दान दे दिया, और अब भिखारी की तरह घूमते हैं। तो जिस लड़की से प्यार करते हैं, वो करते थे, उसके घर भी जाते हैं, और उसके हस्बैंड को पता है कि ये बचपन में, वो बचपन की कहानी थी, अब तो 50-60 साल के हो गए। तो जब जाते हैं उनके यहां, तो उस औरत का जो पति है वो इनसे बोलता है, अंकल से, तुम्हारी परेशानी पता है क्या है? तुमने सोच रखा है कि हम एक ही थाली में खाना खाएंगे बस। अरे तुम्हारी थाली कोई और ले गया तो तुम दूसरी थाली में खाना खाओ। अभी जाते। अब ऐसा हो गया जैसे अब प्यार वो नहीं हो गया मोहब्बत वाला, अब तो भाई बहन जैसा प्यार हो गया। बूढ़े हो गए, कभी बहुत बूढ़े हो गए। तो अब नहीं, कॉलोनी में रहते थे ना, अब तो दोस्ती हो गई, अब प्यार खत्म हो गया। ये मैं बात इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि कल हमारे यहां एक चंदन में एक भाई साहब के परिवार में एक ऐसी दुर्घटना अभी हो रही है आजकल, जो शायद वो चीज हो जाए जो उनके यहां गढ़ी में हुई है। गढ़ी में एक बच्चे ने अपने आप को आग लगा के मार डाला। पता है ना आपको? क्यों? क्योंकि उसको ये पता चला उसकी मां किसी और के साथ अफेयर कर रही है। इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो एक दुर्घटना हुई, अभी पता नहीं वो सच है कि झूठ है, और उसके बाद उसने उसका डिसीजन ये लिया कि मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, ठीक नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं अपने आप को खत्म कर दूं। जो चंदन में हो रहा है, कोई सज्जन है, उनके फोन आया 2 हफ्ते पहले पुलिस स्टेशन से। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? शुक्ला जी बोल रहे हैं। आपको पता है आपकी बीवी कहां है? बेचारे डर गए, नौकर टाइप के आदमी काम करते हैं। कहां है? हाँ गई हैं, बैंक गई हैं। किसके साथ गई हैं? वो तिवारी जी के साथ गई हैं। कौन तिवारी? तो पुलिस वाले ने उनको ये धमकाया कि तुम्हारी बीवी किसी और के साथ घूम रही है, तुम्हें पता है? ये जानते थे कि उन्होंने उस बंदे के साथ अपनी वाइफ को भेजा था ताकि बैंक से पैसा निकाल लाए। और चूंकि बारिश हो रही थी उस दिन, तो किसी पुलिस स्टेशन के आसपास बैठ गए होंगे, दोनों बैठ के बात कर रहे होंगे। लेकिन सोसाइटी इस चीज को मानती नहीं है कि बिना शादीशुदा या बिना भाई बहन या बिना बाप बेटी, बिना किसी रिश्ते के एक लड़का एक लड़की या एक आदमी एक औरत कहीं बैठ करके गप्पे मारे, यहां तक कि खुश भी हो। इससे भी दिक्कत होती सोसाइटी को। अब वो घटना जब हो गई, तब ये सज्जन मुझे बता रहे कि मैं परेशान, ये परेशान थे, मुझसे बता भी नहीं रहे थे। तो कल उन्होंने मुझसे कहा कि सर मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कहा क्यों? बोलते हमारे बच्चे जो हैं, अब उस सज्जन को
जिनके साथ हमारी वाइफ गई थी, उसकी रिस्पेक्ट करना बंद कर दिए। 10 साल से वो आदमी हमारे यहां आता है, रुपए खर्च करता है हमारे बच्चों के ऊपर। मैं जानता हूं, मुझे पूरा भरोसा है उसके ऊपर, लेकिन बच्चों ने रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि बाहर के लोग उंगली उठा रहे हैं कि देखो तुम्हारी मम्मी उनके साथ गई है। पिछले 10 सालों में प्रॉब्लम कभी नहीं हुई, लेकिन अब चालू हो गई। इसका जो हल है, ये पॉलिटिक्स से नहीं हो सकता। अगर कोई गवर्नमेंट नियम बना दे कि आदमी औरत घूम सकते हैं बाहर, तो नियम कितना भी रहेगा, नियम रहेगा ऊपर, ब्रेन की गहराई में एस सेंटर, ई सेंटर और आई सेंटर को कहां से नियम पकड़ पाएगा? इसका सॉल्यूशन कहां से आता है? डीप अंडरस्टैंडिंग से। अंडरस्टैंडिंग से भी नहीं, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ, खाली अंडरस्टैंडिंग से भी नहीं, गहरी अंडरस्टैंडिंग से। इसको रजनीश बहुत अच्छे से बोलते थे जितनी गहरी आपकी वासनाएं हैं, वासना मतलब इच्छाएं, जब आपकी समझ उससे ज्यादा गहरी हो जाएगी, तब आपकी वासना वाष्पीभूत हो जाएगी। वाष्पीभूत मतलब समझते हैं? उड़ जाएगी। और वाष्पीभूत इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके लिए आपको लड़ाई नहीं करना पड़ेगा, उड़ जाएगी। जब मेरी शादी हुई थी, उससे पहले मैं बहुत ही फ्लर्ट काइंड ऑफ पर्सन था। फ्लर्ट समझते हैं? हाँ, धोखेबाज नहीं, फ्लर्ट, हाँ, छेड़छाड़ और लड़कियां पटाना बहुत करता था। जब से जुनोगा मेरी लाइफ में आई, तब से मेरा माइंड ये कहने लगा कि अब कैसे फोकस कैसे करते हैं, उस पर चस्का लग गया मुझे। तो आदमी की पास्ट आता है बार बार घूम करके। तो शादी के बाद एक लड़की मुझे अभी भी कांटेक्ट करती थी, जिसका अफेयर शादी से पहले था मेरा। उसकी भी शादी हो गई है, लेकिन चुपके चुपके फोन करती थी। तो एक बार फोन आया तो मैंने काट दिया। फिर मैंने बैठकर सोचा कि आशीष भाई, तुम जो काट रहे हो फोन, कहीं तुम्हारे मन में कहीं डर है, कोई गिल्ट है कि कहीं उससे बार बार फोन करूंगा तो फिर से अफेयर चालू हो जाएगा? क्या है ये? तो मैं स्टडी कर रहा था। ये जो मैं स्टडी कर रहा था ऐसे बैठ करके, इसी को बोलते हैं आई सेंटर का इस्तेमाल। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्टेम्पलेशन। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? मनन। मनन शायद बोलेंगे कि मन के अंदर में उसको चिंतन, मनन। फिर मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि शायद मैं कहीं डर रहा हूं। तो उस लड़की का दोबारा फोन आया। मैंने कहा कि देखो ऐसा है बेटा, बेटा बोलना शुरू कर दिया मैंने, कि एक टाइम था जिसमें हम लोग मोहब्बत करते थे एक दूसरे से, आशिक थे दूसरे के, लेकिन वो सब जो राइट्स है, वो जमीन का सब अधिकार मैंने डॉक्टर एमपी को दे दिया है। तो अगर वो चीज तुम्हें चाहिए वापस, तो डॉक्टर एमपी से पूछ लो, बात कर लो। अगर वो बेचती है वापस तुम्हें वो सब, नहीं नहीं हमको आपसे प्यार नहीं करना है, बेचारी उसको क्या पता मेरे दिमाग में क्या है, उसको थोड़ी पता है कि मैं साधु सन्यासी बनना चाहता हूं। उसको लग रहा होगा मैं वही पुराना आशिक हूं। उसने कहा नहीं नहीं हम ऐसा नहीं, हम खाली आपसे 2 बातें कर लेंगे, 2 बात कर लेंगे तो मन हल्का हो जाएगा। मैंने कहा आप 2 बात कर लेंगी, अपना हल्का कर लेंगी, लेकिन मैं वो 2 बात सुनने के लिए राजी हूं, क्योंकि एज ए काउंसलर तो आप मुझे फोन कर नहीं रहे हैं कि मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे 500 रुपए दो 10 मिनट बात करने का, तो आप मानोगे नहीं। आप डॉक्टर एमपी से बात कर लो। फोन काट दिया उसने। फिर दिन में फोन नहीं करती थी वो, रात को करती थी 10-12 बजे के बाद। क्यों रात को? कि रात को एस सेंटर ज्यादा हावी हो जाता है, इमोशन ज्यादा हावी हो जाते हैं। तो एक दिन फोन आया, मैंने कहा डॉक्टर एमपी, उसको फोन रखकर मैंने कहा ऐसे ऐसी बात है, पूरी कहानी, तुम बात कर लो। तो उन्होंने फोन उठाया, बोला आज के बाद मेरे पति को फोन करोगी तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, तुम्हारे पति को बता दूंगी। तो इसलिए बहन वो आदमी नहीं है अभी। अगर जिंदगी सलामत चाहती हो तो हमारे यहां दोबारा फोन मत करना। उसके बाद से उसका बेचारी का फोन नहीं है। ये चीज क्यों हो पाया? ऐसी एक और घटना मेरे साथ हुई है, शादी के करीब एक साल बाद। मैं दीदी की बात नहीं कर रहा हूं अभी, मैं अभी बात कर रहा हूं मेरी, क्योंकि मेरे रिस्पॉन्सेस की बात कर रहा हूं मैं। क्योंकि यही बंदा आज से अगर 6 साल पहले उसके पास कोई लड़की आती, अभी भी हमारे यहां बहुत से लोग हैं
सेंटर पे भी, यहां पर भी जैसे किसी लड़की का फोन आता है तो हम लोग को लगता है हाँ कहां से बोल रही हो। एक बच्ची बेचारी वहां काम करती है ससैया में, उसके गांव का नाम है इकदिल। तो उसको जब भी कोई आदमी फोन करेगा, रॉन्ग नंबर, कहां से बोल रहे हैं, बोलेगी इकदिल से बोल रही हूं। अरे इकदिल से बोलती है। बेचारे बार बार इसलिए फोन करते हैं कि तुम्हारे गांव का नाम बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं, वो औरत है और उसने एक ऐसा वर्ड बोल दिया है जो ई सेंटर का वर्ड है, इकदिल। तो बार बार लोग, तो दीदी का रिस्पॉन्स हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मेरा रिस्पॉन्स डिस्कस करते हैं। और यहां पर यह चीज जान जाइए कि डॉक्टर आशीष शुक्ला कोई महान ज्ञानी लोग नहीं है। अगर ऐसा मानेंगे तो जो चीज मैं समझ रहा हूं वो चीज आप समझ नहीं पाएंगे। इसको ऐसा मानिए कि डॉक्टर आशीष शुक्ला मतलब कागज, अगर उसमें आग लग सकती है तो आप पे भी आग लग सकती है। तो आग मतलब समझ की गहराई। एक और घटना हुई थी, मैं शादी के 1 साल बाद मेरे रिम्पी ने एक हॉस्पिटल ज्वाइन किया था हरियाणा में। तो वहां पर हम लोग हॉस्पिटल में रहते भी थे, ऊपर एक कमरे में, नीचे जॉब करते थे। नाइट ड्यूटी में मेरी जॉब लगती थी आईसीयू में, जहां पर सीरियस पेशेंट होते हैं, रात को पूरे रात भर काम करना पड़ता था। और मैडम की ड्यूटी लगती थी ऊपर हार्ट के पेशेंट्स के साथ। तो डॉक्टर्स के लिए बड़ा फायदा है आईसीयू वगैरह में, वो अपना सो जाते हैं और नर्सेज देखभाल करती हैं। तो अपना डॉक्टर रूम में चला गया, मैं सोने चला गया। एक नर्स आई, होगी बेचारी 20-21 साल की होगी, कमरे में घुस आई। थी सर मुझे आपसे एक बात कहनी। मैंने कहा बताओ। थी मुझे आपसे गले मिलना है। रात के 12 बज रहे थे। मैंने मन में मेरे जो थॉट थे, मैंने सोचा कि देखो अब तो लड़की बेचारी परेशान है, यही मन में थॉट आया। तो मुझे लगा, मैंने कहा अच्छा गले मिलना है उसको। मैंने कहा कल सुबह आना बेटा, ऊपर रूम में आना, तब बात करेंगे। कल सुबह तक अगर तुम्हारे मन में गले मिलने की इच्छा रहेगी तो कल मिल लेंगे, तो आज बस रुक जाओ। फिर मैंने अगले दिन जाकर के रिम्पी से बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़की है बेचारी, वो गले मिलना चाहती है। तो अगले दिन रिम्पी ने जितनी भी नर्सेस हैं सबको बुलाया, तो वो लड़की नहीं आई, डर गई होगी बेचारी। तो उसको फिर अगले दिन बुलाया, उसको बिठाया, फिर रोने लगी वो, सॉरी मैडम मुझे नहीं पता था सर की शादी हो गई है। तो जो मेरा रिस्पॉन्स है वो कहां से आया है, जो भी वासना थी मेरे अंदर वो एक लेवल पे थी और वो हमेशा वो काम करती थी जनुगा से पहले, और उस वासना के गहरे में समझ गई। वो समझ क्या है, वो चीजों को जानती है कि डायरेक्शन कहां कहां कैसे कैसे जाता है। बिट एग्जाम चल रहा है ना, तो ऐसे ही हम लोग यहां पर बैठ के बात करते हैं कि ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। ये मैं आपको केवल छोटे छोटे नियम दे रहा हूं, लेकिन ये नियम केवल समझ है। वो समझ जब आपकी वासना क्या है, गर्मी के समय थोड़ा आराम कर ले। अब उस बच्चे की दिक्कत ये है जिसने अपने आप को आग लगाई कि उसकी वासना थी कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे गांव में। ये सोशल रूल जो है बहुत गहरे से चला गया है मोनोगैमी का, कि ऐसा ही होना चाहिए। मैंने उसको बोला कि बेटा अगर मान लो तुम्हारे पिताजी, उस लड़के को नहीं मतलब हमारे यहां उसके बेटे को मैंने फोन किया, मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पिताजी की बात पता चले कि उन्होंने 50,000 रुपए चोरी किया है तो क्या करोगे? चुप था। मैंने कहा मान लो आज के आज तुम्हें मालूम पड़े तुम्हारे पिताजी ने चोरी किया, तुम्हारा कोई दोस्त बताए, क्योंकि उसके किसी दोस्त ने बताया था कि उसकी मम्मी बाहर घूम रही है। तो सर फिर हम पापा से पूछेंगे। मैंने कहा अगर सच हो जाए बात कि पापा ने सचमुच में चोरी किया है 50,000, तब क्या करोगे? पापा को घर से निकाल दोगे या एफआईआर जाके करोगे? आप बताइए क्या करेंगे अगर आपको मालूम पड़ जाए आपके पिताजी 50,000 रुपए चोरी किए? क्यों किया? आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बात करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मजबूरी थी। मैंने कहा यही चीज अपनी मां से बात नहीं कर सकते, मम्मी क्या बात है, क्या चीज है, बजाय इसको कि सीधे एक्सेप्ट। मैंने बाद में ये भी कहा कि अगर मान लो पक्का हो गया तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी, और वो वजह जानना ई सेंटर का उल्टी नहीं है कि तुमने गलत किया सही किया, वो वजह जानना आई सेंटर का कॉन्टेम्पलेशन है। मैं एक ऐसे सज्जन को जानता हूं जिनकी वाइफ का सचमुच में अफेयर चल रहा था, और उस बंदे से जब मैंने बात किया तो बोलता है डॉक्टर साहब अगर वो सही भी है तब भी वो मेरी बीवी है।
मुझे लगा यार कमाल का आदमी है यार। ऐसी कंडीशन में एक दूसरे बंदे ने मुझसे कहा मैं तो या तो सुसाइड कर लूंगा या तो अपनी बीवी को मार डालूंगा। लेकिन ये बंदा कह रहा है कि जैसे बाकी जरूरत होती है शरीर की, भूख पेट की होती है, सांस के लिए हवा चाहिए होती है, सोने के लिए बिस्तर चाहिए होता है, ऐसे ही एक सेक्स की भी जरूरत होती है। वो मुझसे हो सकता है पूरा ना हो पा रहा हो, किसी और से हो रहा हो, तो भगवान का आशीर्वाद है कम से कम। वो मुझे लगा कमाल का। बाद में जब मैं 8-10 साल बाद उससे आदमी से मिला, बोलता है सब झूठ था यार, बकवास था। ये चीज मैं पता है डिस्कस क्यों कर रहा हूं, बिकॉज हम लोग बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं और यहां पर हजारों बच्चों को ये चीज गिल्ट के फॉर्म में आने वाला है अभी। और अगर हम इतने गहरे से नहीं समझे हैं तो इस अपने जो सेंटर में जो आदमी है वो पता है कैसे डील करता है अपने बच्चे को, तो वो सब बकवास है, झूठ बोलते हैं वो लोग तुम्हारी मां के बारे में। ये चीज ये उसको आई सेंटर को क्योर नहीं करेगी, उसको पता है सच है क्योंकि बाहर का 10 लोग बोल रहा है। तो मैंने इनको कहा आप ऐसा करिए, अपने बेटे से जाके कहिए कि बेटा अगर ये बात सच भी है तुम्हारी मां के बारे में, तब भी मैं उनका पति हूं और मैं बोलता हूं कि वो मेरे साथ रहेगी और जिंदगी भर रहेगी। झूठ की बात ही छोड़ो और उससे बोलो तुम्हें अगर अपनी मां के साथ रहना है तो तुम्हें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, और ये मान के चलो कि सच है, तब भी वो तुम्हारे लिए खाना बनाती है, तुम्हारे लिए नौकरी करती है, तुम्हारा कपड़ा धोती है, तुम्हारा घर संभालती है। कैन यू रिस्पेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट पर्सन्स फॉल्ट? हम लोग पता है जब रिस्पेक्ट तभी कर पाते हैं जब कोई आदमी अच्छा होगा या सही होगा। जब कोई गलत होता है तब हम रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम लोग रिस्पेक्ट को बड़ा करेंसी की तरह यूज करते हैं। जब अच्छा माल मिलेगा तब हम नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते, और जब खराब माल मिलेगा तो नमस्ते नहीं करते। असल में हमारे अंदर में, अपने अंदर में रिस्पेक्ट की बहुत कमी है। हम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते। हमारे मन में होता है साला हम हैं क्या जिंदगी में, क्या कर पाए। और हम लोगों को लगता है बड़ा ऐसा कि जब हमारे पास ढेर सारी गाड़ी हो जाएगी, बड़ा बंगला हो जाएगा, तो हमारे अंदर बड़ा रिस्पेक्ट आ जाएगा। ये रिस्पेक्ट कहां से आएगा? पैसे से। जब पैसे से आया रिस्पेक्ट चला भी जाएगा। आजकल मैं भी किताब लिखने के लिए कोशिश कर रहा हूं। भाई साहब और हमारी मैडम दोनों जन को जब कार के बारे में बात करो, और कल तो मैडम का भी, कल मैं नैनो लेकर आया, टाटा नैनो, टेस्ट ड्राइव के लिए। गाड़ी सेंटर के पास आई, सबसे पहले तो मैंने रिम्पी से कहा रिम्पी चलो टेस्ट ड्राइव ले ले। कौन सी गाड़ी आई है? क्या नैनो। मुझे नहीं लेना टेस्ट ड्राइव। इनको फोन किया, पूछा तुमने गाड़ी चलाई है बेटा? हाँ भैया चलाई है। ना वो ऊपर जाती है ना वो कोई गियर में आगे बढ़ती ही नहीं है। अच्छा। मैडम ने पूछा भैया गाड़ी ले रहे हैं क्या? कहा हाँ ले रहा हूं। ये गाड़ी मत लीजिएगा बस। अरे जिस गाड़ी को तुमने चलाया नहीं है, खाली बाहर बाहर से शक्ल, इसका मतलब क्या है? वो आपके ई सेंटर का हिस्सा बन गई। कहां से? आसपास के लोगों से। 10, 25, 50 लोगों ने बोल दिया होगा 1 लाख की गाड़ी बेकार है, लेकिन वो गाड़ी सबसे पहले उसकी क्वालिफिकेशन ये है कि सबसे सस्ती गाड़ी है। उससे सस्ती गाड़ी सब मार्केट में नहीं है। दूसरी क्वालिफिकेशन ये है कि उसके अंदर एसी है, पावर स्टीयरिंग है, 4 लोग बैठ सकते हैं। और जब सस्ती गाड़ी है तो उसकी मेंटेनेंस क्या रहेगी? सस्ती रहेगी। भाई पूरी गाड़ी में बदल देंगे तो 2 लाख रुपए की बदलेगी। सस्पेंशन का 5 साल का गारंटी, 50 साल का गारंटी, और इंजन का 3 साल का गारंटी है। कुछ भी खराब हुआ तो लोग ठीक करेंगे और पार्ट्स भी बदलेंगे। इंश्योरेंस 3 साल की फ्री है, रजिस्ट्रेशन फ्री है, लेकिन वो गाड़ी नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल जाएगी अगर लोगों ने हमको नैनो में देख लिया ना। मैं अभी खाली ये बता रहा हूं, ई सेंटर ज्यादातर हमको उंगली की तरह पकड़ करके, भैंसों को आप नाक में नकेल डालते हैं और घसीट कर ले जाते हैं। हमारी हालत यही है। हम लोग पैसा पता है क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि असल में हम इज्जत के भिखारी हैं। एक गौतम बुद्ध जैसा आदमी, 2 भिखारी थे। एक तो राजा था, वो साधु बन गया था, फकीर बन गया था, और एक उसी के साथ पड़ोस में बेचारा गरीब था तो कुछ नहीं कर पाया तो भिखारी था। तो रोज रोज रोता था कि यार काश कहीं से पैसा आ जाए तो कुछ जिंदगी ठीक से हो। तो ये भिखारी बोलता है, जो राजा था, बोलता है तुमने बहुत सस्ते कीमत में लिया है फकीरी,
फकीरी में अपना एक मजा है। तो हमारी जो इज्जत है वो केवल इसी पर डिपेंड करता है कि चार लोग हमारी बीवी को कैसे देखते हैं, या मैं अपनी वाइफ को कैसे देखता हूं। मेरे घर में मैंने कल रिप्ली से कहा, अगर नैनो लेते हैं, पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसको होगी? हमारे मकान मालिक को। उनकी बड़ी सी कार है स्कॉर्पियो, के बगल में ऐसा लगेगा जैसे गधा खड़ा, हाथी के बगल में गधा खड़ा कर दिया। वो हो सकता है हमको मकान से निकाल दे। सोच रहे होंगे बड़ी डॉक्टर साहब आए हैं, बड़ी इंपाला कार खड़ी होगी। लेकिन चूंकि हम लोग बच्चों से बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं मेरे आई सेंटर क्या बोलता है नैनो खरीदने के बारे में। साल में 365 दिन में से 300 दिन हम लोग लोकल में गाड़ी चलाते हैं, तो टाटा नैनो लोकल में चलेगी। और जो बड़ी गाड़ी है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है। भाई साहब भी कहते हैं कि भैया टाटा नैनो बहुत दूर नहीं जा सकती, उसकी इंजन उसके लिए बनी ही नहीं है। लेकिन मेरा यह सवाल अपने आप से था कि मैं दूर जाता कहां हूं? साल में 300 दिन तो मैं शहर में रहता हूं, तो मैं 2 लाख 3 लाख 4 लाख एक्स्ट्रा दूं क्यों? क्योंकि साल में 5 दिन या 10 दिन या 20 दिन या 2 महीने भी हम लोग दूर जाने वाले हैं। तो मेरा आई सेंटर ये कहता है कि जो ज्यादा दिन है उसके लिए गाड़ी खरीदो, जो कम दिन है उसके लिए नहीं। लेकिन जो लोग ई सेंटर से सोचते हैं, जैसे एमपी बोलती है आशु जब गाड़ी खरीद रहे हैं तो एक बार में अच्छी गाड़ी खरीदे। अच्छी गाड़ी मतलब, मैंने कहा अच्छी का मतलब, बोलती है लॉन्ग डिस्टेंस में जाना पड़ेगा, तो लॉन्ग डिस्टेंस में जाना है तो तुम टैक्सी बुक कर लो। लेकिन दिक्कत वो नहीं है, वो तो बहाने से यूज कर रहे हैं। दूसरी जो मेरे थॉट आए दिमाग में इसके बारे में, नैनो के बारे में, कि अगर नैनो खरीदता हूं मैं और उसको 10 जगह पर चोट लग जाती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, सस्ती गाड़ी है, प्लैटिना है, टूट गई है, मैं बनवाता भी नहीं उसको। शक्ल खराब दिखती है गाड़ियों की तो लोग चोरी नहीं करते हैं। सीधी सीधी बात है। अगर वहां शर्ट के बजाय मैं सूट पहन के आऊं, यहां पर डॉक्टर साहब बन के आऊं, जैसे आपकी साइकिल, कोई नहीं ले जाएगा। सही बात। और ले भी जाएगा तो हम लोग को टेंशन नहीं, चलो वैसे भी अच्छा। तो मैं एक मेरा दोस्त था स्कूल में, टिफिन बॉक्स है उसका, एल्यूमिनियम का टिफिन बॉक्स था, उससे फुटबॉल खेलता था। मैंने कहा फुटबॉल खेलते हो? बोलते मैं चाहता हूं टूट जाए ताकि नया टिफिन बॉक्स आए। मैंने रिम्पी से पूछा, कल एक और गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेने गए थे, वो है करीब 3.5 से 4.25 लाख की। मैंने कहा रिम्पी अगर वो गाड़ी आ जाए तो उसको अगर स्क्रैच लग जाए तो तुम्हें दिक्कत होगी? हाँ होगी, क्यों नहीं होगी। बेचारा ई सेंटर से जो काम आएगा वो हमेशा ई सेंटर को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। नहीं, ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। हाँ, ड्रिफ्ट भी हो गया और जुड़ी भी हैं कि ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होता है वो माइंड के लिए नेचुरल है, इसलिए चीजें बार बार होती हैं। तो जब कोई बंदा या बंदी हमको मिले जो ऐसा है, उसके मन के गिल्ट को खत्म करने के लिए बोले अरे यार ये जिंदगी में होता है, जिंदगी का पार्ट है। तुम अगर ये सोचते हो कि नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी चीज जिंदगी में नहीं होनी चाहिए वो नहीं होती है। पानी में आग नहीं लगती है, पेट्रोल में आग लगती है, क्योंकि जो चीज होनी चाहिए वही होती है। कहानी सुनी होगी ना, बाइबल में कहा जाता है कि एक लड़की थी, एक तवायफ थी, प्रोस्टिट्यूट थी, तो उसको लोग पत्थर मार रहे थे। तो ईसा मसीह आए और बोलते हैं वो आदमी पहला पत्थर मारे जिसने कभी मन में व्यभिचार न किया हो। तो इसका मतलब यह है कि हम सब का मन ऐसा है। जब हम लोग का मन ऐसा है तो हम अपने आप को भी और दूसरों को भी बोले यार है ऐसा, क्या कौन सी बड़ी चीज हो गई। एक पिक्चर में बुढ़िया आई, बहुत बुढ़िया औरत थी, उसकी जब बेटी ऐसी रो रही थी कि मेरे बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ दिया, बोलती बेटा अभी 10 और छोड़ेंगे, तुम 10 को और को पकड़ोगी तो क्या दिक्कत है। ये चीज अगर नहीं समझ में आएगा काउंसलर को, तो काउंसलर बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। बिकॉज काउंसलर को माफ करना आना चाहिए, और बल्कि माफ भी नहीं, उसको बोलना चाहिए ठीक है यार, जिंदगी का तुमने कुछ एक्सपीरियंस लिया, इसको हैंडल यही करिए कि एक बंदा आता है तो बोलो पहले बिठा लो, बोले बेटा बहुत बड़ी चीज नहीं हुई तुम्हारी जिंदगी में, और झूठ बोल देंगे मेरे साथ भी हुई है, और जब मैं हुआ था तो मैं तो 1 हफ्ते तक रोया था, मेरे साथ तो सचमुच में हुई है। मुझे तो लगता है भगवान की कृपा से ऐसी ऐसी खूब बेकार बेकार एक्सपीरियंसेस भगवान ने मुझे दिया है, और उसमें से किस्मत से बचा के लेकर आए हैं। जैसे इनके घर में कांड हुआ, ऐसे मेरे घर में कांड हुआ। एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया,
मैंने भी सुसाइड करने की कोशिश की, मैं भी डिप्रेशन में गया, वो सब चीजें मैं नहीं कहूंगा की हैं, हो गई मेरे साथ, और मैं आपके सामने जीता जागता खड़ा हूं। इसका मतलब है वो सब चीजें बहुत बड़ी चीज नहीं है। उसको हैंडल कैसे करेंगे, उसको ध्यान से सुनेंगे, उसको कागज पर लिखेंगे। कल मुझे फेसबुक पर एक बच्चा मिला, वो 4 साल 5 साल पहले मुझे एक स्कूल में केवल एक बार उसने अटेंड किया था लेक्चर, और वो भी 15 मिनट का लेक्चर था। तो मैंने बच्चों को बताया था जब कभी स्ट्रेस आता है दिमाग में तो उसको कागज में लिख लो। तो कल मुझसे बोलता है, सर आप मुझे पहचानते हैं? क्या बेटा डॉन बॉस्को से हो? बोलता नहीं सर, मैं वो सर्वोदय स्कूल से हूं, वहां से पीलीभीत नहीं, वहां से नैनीताल से, नैनीताल नहीं, रुद्रपुर पता नहीं कहां, उत्तराखंड से। तब मुझे ध्यान आया कि 4-5 साल पहले मैं गया था 10 मिनट के लिए। सर आपने बताया था मुझे कि जब भी कोई स्ट्रेस हो तो उसको कॉपी में लिख लो, तो मैं उसको लिखता हूं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैंने सोचा, मैंने 15 मिनट में एक बात बोली और उस बच्चे ने खट से पकड़ ली, उसको प्रैक्टिस भी किया। और मैं अपनी टीम के साथ 6 महीने से ढेर सारी बातें बोलता हूं और बेचारी टीम उसको पकड़ नहीं पाती। मतलब ये टॉन्ट नहीं है, बट उसकी जरूरत रही होगी। तो हैंडल कैसे करें? अपनी प्रॉब्लम्स को भी लिखना शुरू करें, बच्चे की प्रॉब्लम को लिखवाना शुरू करें। अच्छा, और उसके बाद उसको बैठ करके स्टडी करें गहराई से कि इसमें ये क्या कहा है, इसने ऐसा क्यों कहा है, इसका कौन से सेंटर से आया है ये बात। उसको बताएं, बेटा ये जो है ना तुम्हारा विचार नहीं है, ये तुम्हारे ई सेंटर की उल्टी है। जैसे एक बच्चा बोलता है, सर अगर मैं आईएएस में जॉब नहीं मिलेगी तब तो मैं मर जाऊंगा। ये उसका आई सेंटर नहीं कह रहा है, ये बुद्धि नहीं कह रही है। बुद्धि तो कहेगी जब आईएएस की नौकरी मिलेगी तब करेंगे, उससे पहले जो नौकरी मिल रही है वो तो कर ले। ये ई सेंटर कह रहा है कि अगर नौकरी ना मिली तो मर जाऊंगा। उसको बताओ बेटा ये तुम इसको ऐसे ऐसे करो कि अगर आईएएस की जॉब के लिए कोशिश करूंगा, जब तक वो नहीं मिलती तब तक मैं कोई और जॉब करूंगा। और उसका अगर एस सेंटर कहता है कि सर मैं इसी लड़के से शादी करूंगी, तो ठीक है बेटा, ये अगर आपकी बात नहीं मान रहा है तो उसको बेटा हो जाएगी, चिंता ना करो, हम कोशिश करेंगे, हो जाएगी हो जाएगी। और फिर उसको धीमे धीमे आई सेंटर पे लेकर आए। आई सेंटर पे कैसे लाएंगे आप? लेक्चर्स के जरिए, वीडियोस के जरिए और बुक्स के जरिए। जैसे आप बुक खोलते हैं वो आप ऐसा नहीं कर सकते, वाह वाह विल जॉय कमाल कर दिया तुमने, ऐसा नहीं कर सकते आप। उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और इन तीनों चारों सेंटर्स की अपनी एक एनर्जी है। जैसे बाइक की एवरेज होती है ना, बाई द वे मैं बता दूं, टाटा नैनो की एवरेज भी सबसे ज्यादा है। जैसे गाड़ियों की एवरेज होती है, ऐसे ही अपने आई सेंटर की एक एवरेज होती है, ई सेंटर की एक एवरेज होती है। जो ज्यादा आदमी इमोशनल होता है वो ज्यादा इमोशनल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मतलब जो आदमी रोज पिक्चर देखता है 4 घंटे, वो और पिक्चर देखेगा क्योंकि वो ई सेंटर को रोज खुराक देता है। जो आदमी 10 गुटखा खाता है वो और 10 गुटखा खा सकता है, लेकिन जो आदमी एक ही गुटखा खाता है उसके लिए 10 गुटखा खाना मुश्किल है। लेकिन जो आदमी 10 किताब पढ़ता है उसकी आई सेंटर की ऊर्जा बढ़ती जा रही है, तो वो काम उसके लिए आसान हो जाएगा। मेरे लिए आप कहते हैं कि मैं 5 वो खा लूं पान मसाले वाला, नहीं हो पाएगा, मेरा मुंह में छाले पड़ जाएंगे। क्यों? आदत ही नहीं पड़ी। एक बार एक रजनीश कह रहे थे दारू के बारे में, बताओ कैसे लोग हैं, साधु लोग दारू नहीं पी पाते, प्रैक्टिस ही नहीं की। रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान, सुना है आपने कहावत? नहीं सुना? ऐसी है ना अंकल, क्या है वो? रसरी, हाँ, तो प्रैक्टिस करोगे तभी तो दारू पी सकते हो। कोई नहीं है। हम